इमरान खान साहब खुद ही बताएंगे कि कोई बातचीत हो रही है नहीं हो रही, लेकिन इमरान खान साहब से अब तहरीक के हवाले से मशवरा किया जाएगा। अब इस मौके पे इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी जो तवज्जो है वो तहरीक पे और तंजीम साजी पे। इसका मतलब है उनका फोकस वहीं पे है कि सड़कों के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जाए, अवाम का प्रेशर इंक्रीज किया जाए, ताकि जब मुज़ाकरात शुरू हों तो उसके अंदर अपनी बात मनवाई जा सके। सियासतदान ने मुज़ाकरात ही करने होते हैं, लेकिन अवामी दबाव अगर उसके साथ मौजूद हो तो उसे मुज़ाकरात में कामयाब होने की उम्मीद ज़्यादा होती है। यानी अगर आपके पास अवामी दबाव है तो आप ज़्यादा उम्मीद आपको कामयाब होने की होगी, लेकिन अगर आपके पास अवामी दबाव नहीं है तो उतनी उम्मीद नहीं होगी। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े लंबे अरसे के बाद मैं ये देख रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब का केस अब लगता है अदालतों में, तो लीडर्स अब अदालतों में पहुँचते हैं, वर्कर भी अब अदालतों में पहुँचते हैं। खासतौर पर लाहौर हाई कोर्ट में आलिया हमजा साहिबा ने अब डर लोगों का निकाला है और एक जो बुत बना हुआ था, एक जमूत तारी था, वो तोड़ा है। बार बार गिरफ्तारियां देके, बार बार टॉर्चर करवा के, बार बार बड़ी रेजिलियंस शो की है आलिया हमजा साहिबा ने, और एक अकाउंटेबिलिटी भी पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू की कि जहां पे कोई लीडर जो है वो सुस्ती करेगा या कोई ओहदेदार या कोई पार्टी का MPA या टिकट होल्डर, तो वहां पे उसका एहतसाब भी होगा। तो अब वो एक एक चीज़ देख रही हैं और लोगों की बड़ी तादाद आलिया हमजा साहिबा लेकर अदालत में आई लाहौर हाई कोर्ट में। इससे पहले हमने बड़े लंबे अरसे के बाद ये चीज़ देखी थी और अब काफ़ी अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के केस जब चल रहे हैं उस वक्त खुद फ्रंट से लीड करते हुए आलिया हमजा साहिबा लोगों को निकाल कर अदालत में लेकर आई। एक मोमेंटम तो बन रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में भी बन रहा है, पंजाब में भी बन रहा है, और ऐन उस मौके के ऊपर ये खबरें भी आ रही हैं कि इमरान खान साहब के कोई मुज़ाकरात बैकडोर चैनल चल रहे हैं या कोई बातचीत चल रही है, अखबारात के अंदर मेन लीड लगवाई जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये पिछली मरतबा से मुख्तलिफ है, लेकिन हो सकता है इस मरतबा नतीजा मुख्तलिफ हो, क्योंकि हम कुछ कह नहीं सकते इस मामले में, क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने एक लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो एक बयानिया बनाया गया था कि ये मुल्क दुश्मन है, ये इंडिया के साथी हैं, ये दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं, ये गद्दार वतन है, ये जो सारा एक बयानिया बनाया हुआ था ये तो बढ़ गया, क्योंकि बाकी कोई जमात खड़ी नहीं हुई पाकिस्तान के साथ जिस शिद्दत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी हुई। बाकी किसी जमात ने ऐसा परफॉर्म नहीं किया जैसे प्रोपेगेंडे का तोड़ और जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने दिया। तो ये तो बयानिया हमेशा के लिए बढ़ गया कि ये मुल्क के दुश्मन है तो ये मुहिब्बे वतन। अब इनके साथ डील कैसे करना है, पुराने तरीके से करना है या नए तरीके से करना है, इसके ऊपर जो है वो बातचीत हो सकती है। नाज़रीन, आलमी मंडी में ये तो एक तो दावे करते हैं ना, हमने मईशत ठीक कर दी, मईशत ठीक कर दी। मईशत कैसे ठीक की है जरा ये देखें आप। आलमी मंडी में तेल की कीमतें मजीद कम हुई हैं। अब इसका रिलीफ देना चाहिए था आवाम को, लेकिन 15 दिन के बाद ये अनाउंस करते हैं ना कि पेट्रोल की कीमत क्या रहेगी, तो पेट्रोल की कीमत सेम ही रहेगी। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद ये पेट्रोल की कीमतें कम नहीं कर रही मौजूदा हुकूमत, और उसका रीजन क्या है कि ये रिलीफ आवाम तक मुंतकिल करने की बजाय सरकार की जेब में पैसा जा रहा है, और यही पैसा जो सरकार की जेब में जा रहा है इसी के ऊपर आलमी इदारों की नजरें हैं, और ये हुकूमत कहती है जी हमारी मईशत ठीक हो रही है। भाई, आम आदमी की जेब पे डाका डाल के और उससे पैसे ऐंठ कर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान की मईशत ठीक कर रहे हैं? आम आदमी का जब आप बेड़ा गर्क करेंगे तो पाकिस्तान का फायदा कैसे हो सकता है? पाकिस्तान का फायदा तो तब होगा जब लोग खुशहाल होंगे, जब लोगों में खुशहाली आएगी, जब लोगों के पास पैसा होगा और वो पैसा सर्कुलेट करेगा मार्केट में। तो यहां पे ये दोबारा से पेट्रोल के ऊपर जो रिलीफ था वो आवाम को नहीं दिया गया, और ये कई मरतबा किया गया है, बार बार किया गया है। बिजली का ढंडोरा पीटा गया, कोई रिलीफ पाकिस्तानियों को नहीं मिला। लोग अभी भी रो रहे हैं, पेट्रोल में कोई रिलीफ नहीं मिला। जैसे ही इलेक्शन के करीब जाएंगे एकदम बड़ा रिलीफ देंगे, क्योंकि ये सारा पैसा जमा कर रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा करके, आवाम को रोजाना की बुनियाद पे मारते हैं, फिर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे। मुझे नहीं लगता कि अब लोग बेवकूफ़ बनेंगे, लोग इनसे बदला लेंगे। और ये जो इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं, इन्होंने जो लोगों के साथ किया, लोग इलेक्शन में इनके साथ वही करेंगे जो लोगों ने 8 फरवरी 2024 को इनके साथ किया था। बल्कि मुझे लगता है कि अब क्योंकि पहले वोट चोरी किया गया तो लोग और गुस्से में उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ आएंगे। फजलुर रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमने 1971 की जंग का बदला ले लिया। अब फजलुर रहमान साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा जी कि हमने गजा का बदला पाकिस्तान ने ले लिया इंडिया को शिकस्त देकर इस लड़ाई में। देखें, ये फिर अगेन एक एग्जैजरेशन है। गजा में हमारे 50,000 से ज़्यादा, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा, रोज़ाना की बुनियाद पे 50 लोग 60 लोग शहीद हो जाते हैं। तो गजा में जो शहादतें हुई हैं, जिस किस्म का नुकसान हुआ है, जैसा उसको मलबे का एक ढेर बना दिया है इसराइल ने, उसका बदला ये नहीं हो सकता कि आप 4, 5, 6 तैयारे गिरा दें, या उसका बदला ये नहीं हो सकता कि आप एक मुख्तसर लड़ाई में आप इंडिया को शिकस्त दे दें।
गजा का बदला ये नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी आपके दिल को तसल्ली मिले कि क्योंकि इसराइल उनका साथ दे रहा था और इसराइल वहां पे फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म कर रहा है, लिहाजा इसने वहां पे उनका साथ दिया और वहां इंडिया को क्योंकि शर्मिंदगी उठानी पड़ी तो हमारे दिल को कुछ तसल्ली मिले। लेकिन ये वो लेवल नहीं है। ये गजा का बदला भी नहीं हो सकता और 1971 का बदला भी नहीं हो सकता। वो मैंने आपको पहले बताया कि 1971 में हमारे 90,000 कैदी थे, हमारा आधा मुल्क टूट गया था। आज इंडिया के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ना ये 71 का बदला है, ना ये गजा का बदला है। ये जरूर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इज्जत अता फरमाई है। 71 का बदला तो यही हो सकता है ना कि कश्मीर आप आज़ाद करवा लें किसी तरह, तो वो कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि 71 का बदला हो गया। गजा का बदला तो यही हो सकता है कि गजा में मुसलमान आज़ादी के साथ रहें और फ़लस्तीनियों को उनके हुकूक उनको वापस मिल जाएं। यही हो सकता है, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। मोहम्मद बिन सलमान को अल्लाह ताला ने काफ़ी अभी मुकाम दिया है पूरे रीजन में और वो बड़ी शख्सियत बनते चले जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से भी उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। आलमी सतह पे वो अपने आप को मनवा रहे हैं। अभी यूक्रेन और अमेरिका के बीच में भी जो सालसी है उसका किरदार उन्होंने अदा किया, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में भी, और दीगर जगहों पे भी ईरान के साथ भी वो अपने मामलात कर रहे हैं। तो मोहम्मद बिन सलमान को जितना पजीराई मिल रही है उस हिसाब से उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ रही है। और लोग देखते हैं सऊदी अरब की तरफ इसलिए कि सऊदी अरब का ये बड़ा पुराना एक स्टांस रहा है और इस खित्ते के अंदर गल्फ में सऊदी अरब एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा मुल्क है। तो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए सबसे पहले उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए और कोई हल इसका अब निकाल लेना चाहिए। अगर उनके ट्रंप के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं और वो इसको इस्तेमाल करते हुए मसला फ़लस्तीन का एक देर पा हल निकाल पाएँ और सारे मुसलमान ममालिक उनका साथ दें, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। नाज़रीन, जहाँ तक अमेरिका की बात है ना, तो उस पर मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियर कर दूँ, उनका कोई भी दोस्त मुस्तकिल नहीं होता, कोई भी दुश्मन मुस्तकिल नहीं होता। ये मैं अभी आपके सामने साबित कर देता हूँ। लेकिन पहले जो इंडिया ने कर दिया फ्रांस के साथ, इंडिया की हरकतों की वजह से इस वक्त सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि तैयारे खरीद रहा था इंडोनेशिया फ्रांस से, और यही राफेल तैयारे वो ले रहा था। ये 8.1 अरब डॉलर की डील थी। अब ये इंडोनेशिया फ्रांस से 42 राफेल तैयारे ले रहा था, 8.1 डॉलर का मुआहदा था, और इस वक्त उनकी आवाम बहुत तनकीद कर रही है और मुआहदा खतरे में पड़ गया कि ये राफेल तैयारे लेने या नहीं लेने। ये तो चाइनीज़ तैयारों ने गिरा दिए हैं और इतने पैसों में आपको चाइना के बड़े शानदार तैयारे मिल जाएंगे। तो बहुत मुमकिन है कि ये आइडिया शिफ्ट होके या ये ऑर्डर जो है ये शिफ्ट होके चाइना की तरफ चला जाए और चाइना का एक फ़ायदा हो जाए। और ये एक नहीं है, ये बहुत सारे फ़ायदे चाइना के हो सकते हैं। फ्यूचर में जो है वो आप देखेंगे कि यूरोप और दीगर जगहों से भी चाइना की जो दिफाई मसनूआत हैं उसकी तरफ मुल्क तवज्जो देना शुरू कर देंगे। स्पेशली सेंट्रल एशिया की मार्केट है, अफ्रीका की मार्केट है, बाकी दुनिया की मार्केट है। जब अच्छे तैयारे अच्छी चीज़ें चाइना बनाएगा तो वो तो बिकेंगी। तो राफेल के लिए बुरी खबर है और ये शर्मिंदगी करवाई है, आपके सामने ही है, इंडियन पायलट्स ने या इंडियन एयरफोर्स ने, ये आपने देख लिया। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बड़ा एतराज़ उठाया है इंडिया पे और इंडिया ने वही एतराज़ उठाया पाकिस्तान पे। दोनों एक दूसरे के बारे में ये कह रहे हैं कि एटमी असासे इस मुल्क के महफूज नहीं है। इंडिया ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाता है, पाकिस्तान ये इल्ज़ाम इंडिया पे लगाता है। लेकिन एक खबर जो बार बार छप चुकी है और मैं इस पे माजी में वीलॉग कर चुका हूं कि 2-3 मरतबा ऐसे वाक़यात हुए कि इंडिया में मुख्तलिफ लोग पकड़े गए और उनसे यूरेनियम बरामद हो गई। ये यूरेनियम से एटम बम बनता है, ये उसका बेसिक एलिमेंट है और इसी को इस्तेमाल करके एटम बम बनाया जाता है। और वहाँ पे आरएसएस की एक आइडियोलॉजी है, नरेंद्र मोदी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो बड़ी सख्त है। लेकिन जैसे उसने जंग छेड़ दी बगैर किसी सबूत के, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है। दुनिया को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और इल्ज़ामात तो दोनों मुल्क एक दूसरे पे लगाते रहेंगे। सारी दुनिया जानती है पाकिस्तान के जो एटॉमिक एसेट्स हैं वो काफ़ी महफूज है और इस बारे में दुनिया जो है इत्मीनान का इजहार भी करती रहती है। वो रिपोर्टें होती रहती हैं और बार बार आती हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, आलमी इदारे ये मानते हैं। लेकिन इंडिया के हवाले से बार बार यूरेनियम का मिलना और चोरी होना और उसका बरामद होना, ये ऐसी खबरें हैं जिनसे तशवीश पूरे खित्ते में फिर जाती है और ऐसे लोगों के हाथ में इसका लगना और बाद में पता ही ना चलना कि इसकी इन्वेस्टिगेशंस क्या हुई, ये बात कहाँ तक पहुँची, ये इंतहाई अफसोसनाक है और तशवीशनाक है। तो इस पर दुनिया को गौर ज़रूर करना चाहिए।